तो आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। कल आप लोगों ने पढ़ा था, कोई याद करके आया टाइप्स ऑफ नर्व्स? याद किया है टाइप्स ऑफ नर्व्स? लिखना पड़ेगा आज तो पूरा। रिटन टेस्ट है, फिर ओरल से काम नहीं चलेगा। बिकॉज फ्रेंच में रिटन में की प्रॉब्लम्स होती है ना, है ना। रिवाइज फास्ट। हाँ, लेट्स राइट बेटा। से हेलो टू एवरीवन। अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। Hello, ये I am बैठे। Sarthak. टर्न। Hello, my name is Aditya and I am from class 6. Hello, I am Sarthak and I am also from class 6. थोड़ा तेज। अंकुश, you too। Ma'am, हमारा मैच करें। फ्रेंच है ना? Hello, I am. बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं फ्रेंच। Hello, I am. कल नहीं है, मंडे को है। अच्छा, मंडे को है। कल नहीं है, tomorrow is Saturday। Yes, ma'am. Friday. तो इट्स ओके, मैथ्स कर बस दूँगा। गए थे आपके मैच कर। बट कल फ्रेंच से याद दिलाना फिर, ठीक है? बुक नहीं है ना? और फिर क्या फ्रेंच का? नहीं, फ्रेंच की बुक नहीं थी इसलिए। अच्छा, तो कोई इशू नहीं, कल आज मैथ्स करो कल। अरे आप बोले फ्रेंच की बुक नहीं है तो पढ़ के लिखो। हाँ, ठीक है। You also introduce yourself. कुछ ना पढ़ दिया। मैम आज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन ब्लॉग। ये हमारा ट्यूशन ब्लॉग स्टार्ट होता है। दिस इज अ क्लास और बैच, हम कह सकते हैं। एंड द नेम ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर बैच इज अंकुश रावत, राइट। अंकुश रावत is studying in 5th standard, right? Or you can say 4th standard. But in tuition classes, he is studying in 5th standard. And the name of the second student is Daksh Rana, right? Daksh Rana, introduce yourself. Daksh Rana is studying in 5th standard. And he is studying in 5th standard. And his in tuition also is studying in 5th standard. And the name of the third student is Sarthak Srivastava. Sarthak, introduce yourself. My name is Sarthak and I study in class 6. And the fourth student is Aditya Ranjan. Aditya Ranjan is studying in class 6. Okay. So guys, आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए, ट्यूशन का एक्सपीरियंस। And the fifth student is Kimaira Yadav. Hi everybody, I'm Kimara Yadav. And I am studying in. UKG green class. That's nice. Now आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक बार ट्यूशन में कैसा? Experience is very good. Very good. Very good. How's your? Very good. आपको समझ में आता है सब कुछ? Yes, ma'am. चलो। बुक तो दिखा रही है हाँ, आप अपने ना। आदित्य, do you have an extra notebook? मैम मेरे को देखिए ले लो। मेरे पास 2 है। नहीं, you have मेरे पास 2 है। एक चीज़ तो इसको ले लो, मैं ऊपर से लाना भूल गई। Today we are going to learn about the reflex action, right? Our body has some automatic responses. जैसे अगर हमें कहीं गर्म फील होता है तो हम अचानक से हमें हाथ हट जाता है, हमें ठंडा फील होता है अचानक से हाथ हट जाता है, किसी ने पैर दबा दिया अचानक से आ निकलेगी। तो these are the automatic responses, ठीक है। For example, if we touch a hot or sharp object or boiling water, तो गर्म पानी में हाथ डाल दो अचानक से, आप इधर देखें एकदम से निकलेगा ना हाथ से, आते सब। हाँ, no issue। ऊपर से कोई जाएगा तो ऊपर ले आएगा, कभी उठा दो। You no need to go। आदित्य जाएगा, तो आदित्य इसकी कॉपी उठा दो। पर गेट ना जब बंद करोगे ना तो उसे खोल के देख लेना, वो खुला है। हाँ, मैंने बोली तो खोल के रहा। जाओ। If we touch a hot or sharp object or boiling water, we withdraw our hand immediately, हटा लेते हैं हम अपने हाथ को ना। So these actions are, ये हमारे टीचर में ये सब भी आता है guys। Actually ये सार्थक की सिस्टर का है ना, I think उसकी सिस्टर ने आपके बैग में रख लिया होगा ना।
These actions are instant and does not involve the brain and are called reflex actions. इनको करने के लिए क्या आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि गर्म पानी में हाथ डाल दिया तब हटाएंगे? दिमाग ने वो सोचा कि भाई अब हाथ हटाना तब आप हाथ नहीं ना, आप अनजाने में एकदम से हाथ हटा देते हो। तो ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस। Such actions are controlled by the spinal cord. हमारी spinal cord इन actions को कंट्रोल करती है। The skin is the receptor organ. यानी स्किन पे आपको पता चलता है ना? आपकी स्किन ही तो बताती है, आपकी स्किन पे तो गर्म फील होता है, ठंडा फील होता है। It sends the signal to the spinal cord and the spinal cord orders the muscles of the hand. आपकी जो स्किन है उस पे आपका गर्म फील हुआ, वो आपके स्पाइनल कोड को सिग्नल सेंड करेगा एंड जो स्पाइनल कोड है वो मसल्स को ऑर्डर करेगी, हाथ की मसल्स को, कि उसके अकॉर्डिंग कैसे अफेक्ट करना है, एकदम से झटके से हटाना है, क्या करना है। या आप कई बार होता है कि नॉर्मल आपको फील होता है, आपको पता चलता है पानी में, लेकिन ज्यादा गर्म है तो आप नहीं भी बताते। तो ये सब ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शंस है। तो क्या एक्शन करना है ये कौन बताएगा? स्पाइनल कोड ही ऑर्डर करेगी मसल्स को। लेकिन स्पाइनल कोड को कौन बताता है कि आपकी बॉडी के आसपास कुछ हुआ है, वो कोई भी एक एक्शन हुआ है? वो हमारी स्किन हमारा सिग्नल देती है स्पाइनल कोड को। सेकंड, विच एक्ट एज अफेक्टर ऑर्गन, जो हमारा हैंड है, जो अफेक्टर ऑर्गन है, जो काम करता है। ये आपको डायग्राम जिससे दिखाया गया है, तो स्टिमुलस यानी अचानक से कोई रिएक्शन देना। रिसेप्टर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज लगी आपकी, यहाँ पे रिसेप्टर है जिनको पता चला, ये चीज यहाँ पे लगी, ये रिसेप्टर है, ठीक है। और यहाँ स्पाइनल कोड में होते हुए ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। स्पाइनल कोड फिर के थ्रू हमारे ऑर्डर आता है कि आपको क्या उसके अगेंस्ट रिएक्शन देना। पर इन रिएक्शंस को देने के लिए आपको माइंड की जरूरत नहीं होती, अपने माइंड से सोचना नहीं पड़ता। दीज आर ऑटोमेटिक रिएक्शंस, ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। आपने सबने पढ़े होंगे कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? टेल मी। तेज हाई वॉल्यूम में। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। अभी आपने देखा ना, स्किन इज अ सेंस ऑर्गन, ठीक है, ठीक है। सो आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स, बड़ी डेलिकेट सी भी होती हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर आईज कौन कौन से होते हैं? आईलिड होती है, ठीक है, आईलिड हमारी स्किन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। आईलिड होती है, आईलैशेस होते हैं, पेपल होता है, एरिस होता है, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आईलिड के बारे में। व्हाट इज आईलिड? आईलिड ये जो एरिया है, इट कवर्स आवर आईज व्हेन वी स्लीप और ब्लिंक आवर आईज। ये जो ऊपर की स्किन है ना, ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम आईलिड। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें कॉपीज भी रखी। अब ये बैग लेके आया करो आप अपना, ठीक है। मम्मा यहीं पे रख दूंगी। ठीक है, अरे इसमें पहले शाम में सब कुछ वेरी गुड। तो आईलिड हमारा ये बेटा, ये जो आईज लैशेस के ऊपर जो ये स्किन वाला एरिया है ना, दैट इज कॉल्ड आईलिड। ये आईलैशेस नहीं, ये वाला, ठीक है। किसी चीज ने हाँ, मैंने दिखा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया सबको। मम्मा नहीं, ये वाली कॉपी लेके आई हूँ दोनों। मैंने उसमें दिखाया, कैमरे में इंट्रोड्यूस कराया सबको क्या है आज। मैंने रात 1 बजे आप तक देखा, मेरे बैग में अचानक से दिख गया। पता ही नहीं होगा देखिए बस है कि नहीं, कोई इशू नहीं है कि हाँ, उस पर कोई ड्रॉ करो, ठीक है। आज एक सुंदर सी हार्ट ड्रॉ करो। मम्मा हाँ, एक पूरा सुंदर सा एक घर और गार्डन। ठीक है, जो घर के पास पास होते हैं वो वाला नहीं, कोई ठीक एक्स्ट्रा है बेटा। वाला। आप ना फटाफट मैथ्स निकालो। नाम मम्मा ये मेरी ड्राइंग की है। 7th की मैथ्स पढ़ने के लिए बोल रहे थे अभी। और क्या करना है? अब क्या पढ़े? साइंस हो गए, मैथ हो गए, सारे इंपॉर्टेंट हो गए। इंग्लिश लाए हो, ग्रामर लाए हो? मैम लाया इंग्लिश के एग्जाम हो गया, सेकंड लेकिन ग्रामर की बुक लाए हो? यस मैम मैं लाया हूं।
ये ब्रांडन मार्कर लाया ना, इससे सोनी का एडवर्ब भी आ रहा है। आज मैं एडवर्ब कराऊंगी, ठीक है, और इस वाली बुक से कराएंगे तो आप एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आप पहले का मैथ पढ़ा दो, परसेंटेज कर लो, परसेंटेज कर रखी है। हाँ परसेंटेज आती है अभी ये मैंने ड्रॉ कर रहा है अभी। मम्मा ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बनाती हूँ। हाँ, नहीं आ रहा। उसकी तबीयत खराब बता रही थी, उसकी मम्मा की तबीयत, उसको नशा ज़्यादा हो रखा है और उनके घर उसके मामा की शादी है, कोल्ड है बहुत। मैं स्केल लेती हूँ यार, मेरे घर में इन्होंने मेजरमेंट आईलैशेस यानी पलकें, ठीक है। सो दे प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डस्ट। जब कभी मिट्टी कुछ भी गिरता है इधर तो हम अपनी आईलैशेस को नीचे करके बंद कर लेते हैं ना, हमारे आईज को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। Pupil, it is a black circle that lets light into our eyes. ये जो बीच में जो काला सा सर्कल होता है ना, इसको बोलते हैं पिपल। ये हमारा आईज के कलर मतलब अंदर होता है, जो आईज में आई लाइट को जाने देता है, ठीक है। It is the colored part around the paper. इसके चारों तरफ यहाँ पे देखो ये colored part होता है ना, that is it. Cornea, it is a circular and ये कोई गोल सा आगे की तरफ होता है ना, ये वाला, that is cornea. It is a circular and transparent front portion of the eye that protects the pupil and iris को protect करता है. Retina, कितने स्टूडेंट्स हो गए थे? 5 हो गए थे ना, and guys 6 students of our tuition center is Sony is no Amrita Yadav, ठीक है। और सेकंड स्टूडेंट, हाँ फर्स्ट सेकंड वो आज जो आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड शी इज आल्सो स्टडीइंग इन क्लास 6। अमृता आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, हमारे ट्यूशन सेंटर में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छे से समझ आता है, मैम की टेक्निक काफ़ी अच्छी है पढ़ाने की। प्राउड ऑफ यू, बट दैट्स राइट कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मुझे प्राउड है, राइट। मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कौन बच्चा देख रहा Now we will read about cornea। तो आपने पढ़ी लिया, ये जो it is circular and transparent front portion of the eye that protects the pupil and iris को protect करता है। हमारी आईज में ब्लैक वाले के ऊपर ना हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा वो होता है, झिल्ली सी होती है, that is cornea, ठीक है। रेटिना, it is the back of the eye where images are formed। यहाँ पे तो ये जो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। ये क्या है? रेटिना, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी होती है, यहाँ पे आपकी ये नर्व्स है ना, यहाँ से ऑप्टिक नर्व यहाँ पे जाती है। तो इट इज द नर्व दैट कनेक्ट्स द आईज टू द ब्रेन। ये आईज को ब्रेन से कनेक्ट करती है नर्व्स, और इन नर्व्स के थ्रू ही हमारे सिग्नल जाता है ब्रेन को, और वो सिग्नल फिर पहले तो वो कोड की फॉर्म में सिग्नल जाता है, फिर वो डिकोड होता है, ब्रेन उसको डिकोड करके बताता है कि ये कौन सी पिक्चर है, ठीक है। द आईज एक्ट लाइक ए कैमरा एंड द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज टू द ब्रेन। ये जो आईज होती हैं वो कैमरा की तरह काम करती हैं, और जो ऑप्टिक नर्व है ये मैसेज यानी इस ब्रेन को ये मैसेज कोड की फॉर्म में पहुंचाती है। ये क्या इमेज वो उसको डिकोडिफाई करता है, हमारा ब्रेन बताता है कि ये क्या इमेज बनी है। आवर बॉडी, देखो कुछ नया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या? आवर बॉडी हैज मोर देन 600 मसल्स एंड इन फैक्ट अबाउट 34 to 40,000 ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स। आपको पता है 600 मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। आप लोग ये पढ़ सकते हो, वेस्ट नहीं है। 600 मसल्स होती है हमारी बॉडी में, एंड हमारी बॉडी का 35 to 40% ऑफ द वेट मसल्स का ही होता है, ठीक है। आई मसल्स आर द बिजिएस्ट मसल्स इन द बॉडी, गॉट इट। साइंटिस्ट एस्टिमेट दे मे मूव मोर देन 1 lakh टाइम्स ए डे। मैम हमने एक बार से ज्यादा कर दिया, एक बार से ज्यादा।
केयर ऑफ द आईज आर वेरी डेलिकेट, आपने पढ़ा है बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन होता है. वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज. वॉश योर आईज बाय स्प्लैशिंग वाटर ऑन दैम. डेली अपने आईज को धुलो, उन पे पानी के छपके मार के. ठीक है. मेक श्योर दैट व्हेन यू आर रीडिंग देयर इज ए प्रॉपर लाइट. जब आप पढ़ रहे हो लाइट प्रॉपर होनी चाहिए. डिम लाइट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि लाइट बचाने के लिए, वरना आप अपनी आंखें नहीं बचा पाओगे बच्चों. डू नॉट रीड इन डिम लाइट. ठीक है. मेंटेन ए प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आईज एंड द बुक. जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, मैं कभी ऐसे करके तुमने पढ़ते हुए देखा है? नहीं ना, मैं हमेशा ऐसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ बिटवीन योर आईज एंड द बुक. ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सिट इन द राइट पोस्चर व्हाइल रीडिंग एंड राइटिंग as any right. ठीक है. Got it? You sit in the right posture while reading and writing. Do not watch too much of television, Kimaira. But whenever you watch, keep a distance of 6 feet from the television. Okay? Do not watch too much of television. But whenever you watch, keep a distance of at least 6 feet from the television. ठीक है. Next. ऊपर जो चेयर में तो टीवी पे आराम से वॉल पे भी चिपक के बैठ. Too much of playing computer games is also harmful to your eyes, right? Make sure ट्रांसलेशन तो शैडो बनाते हैं. translucently light shadow और कभी-कभार तो बनती है. बहुत light. मतलब ऐसे कभी-कभार पीना नहीं है. अगर ज्यादा लाइट का सोर्स आ रहा है तो Make sure never to use someone else's towel if he has eye infection. ठीक है. तो आप ऐसे अपनी आईज की केयर कर सकते हो. हाँ. और इसका क्या होगा फिर इसको भी एक बार फिर से मैम वो तो ट्रांसलेशन है ना. वो मैथ्स निकालो बेटा. तुम लोग तुम्हारा एग्जाम किस चीज पे होनी है? आज तो मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाने वाली थी. बुक लेके आए बच्चे और उस बुक में है एक्सरसाइज ना प्रॉपर तुम्हारे बेसिक तरीके से. रिमेंबर टू वाइज ग्रामर का टेस्ट. मैं डिक्टेशन लेने आ रही थी, वो भी नहीं पढ़ा. बॉडी गुड कंडक्टर है ना. हाँ. बॉडी इज गुड कंडक्टर. हाँ. नॉट टू गुड कंडक्टर. हाँ गुड कंडक्टर. हाँ इसमें दे रखा है गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर नीदर ए और टू गुड कंडक्टर. समटाइम्स ए एंड समटाइम्स बी. समटाइम्स गुड कंडक्टर तो होगा. गुड कंडक्टर ही होगा. आधा दे दे बुक दे दे. इसकी ग्रामर की बुक दो. आउटसाइड मैथ्स की करो बेटा. आइडेंटिटी सिखाओ. तुम्हारा computer foreign is the best place for a landfill in a Now you are going to revise your chapters, right? तो एक काम करोगे, रिवीजन ऐसे करोगे बेटा कि आप प्रॉपर टेस्ट करोगे. How was the exam? Seventh student of our tuition center is Akshar Kashyap. ठीक है. And he is also studying in class 6. तो अक्षय आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे. शुरू में कैसे थे तुम? अब बताओ. नहीं, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे ट्यूशन का कैसा रहा. कैमरे के पास जाके यहीं बैठ आराम से. भैया सुना क्या बताना है? Ask you. x1v it means 14. अपना इंट्रोडक्शन दो पहले. x1 Hi friends, my name is Akshya. I am from class 6th. अक्षय तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है ट्यूशन सेंटर में? आपको कैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे मतलब पूरा खुला एरिया है, तो बाहर बैठ के अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो बाहर बैठ जाइए. That's nice. Very nice. Oh, what are you doing? गले लग रहा है. इस तरीके से. आगे क्वेश्चन. Which of the following is the best place for a landfill in this city? Center of the city, near back, near outside the city. बेटा. outside the city. Outside the city. मम्मा देखकर आया कि मेरी अच्छी चल रही है क्या? किसी का सबूत नहीं, किसी मैंने देखा नहीं. चलो आप लोग बेटा हमारा किसी के एग्जाम में शुरू
मैम अब है एमएससी का। एमएससी बोल रहे हो? एमएससी मैम वो कस्टमर वैल्यूएशन। हम और मम्मा दक्ष भैया का फेस नहीं दिख रहा। संडे आई थिंक मम्मा दक्ष भैया का फेस नहीं दिख रहा, साइड साइड की वॉल है। दक्ष बैठो यहाँ पे फटाफट। कि मायरा हाँ इधर आ जाओ। आज क्या है? आ रही हूँ मम्मा। अंदर ही बैठना है। कौन मंडे और क्या तुम्हारो मंडे होगा। मंडे 3 दिन के लिए तुम्हें गैप मिला है और उसके बाद लेके आओ बच्चे इधर आ जाओ। ओ प्लीज सुनो तुम दोनों अब अपना डिस्कशन खत्म करोगे। तू बताओ तुम क्या किया? फर्स्ट ग्रीन। अच्छा तुम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है ना दैट्स व्हाई ये तुम्हारा एल्बो ना अरे आगे बता। तू ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है क्या रिपेयर फर्स्ट से करना सेकंड की करना अट्रैक्ट फर्स्ट से करना दो जोड़ दिखाओ दक्ष तुम्हारा दिखाओ मुझे फटाफट क्या कराना है। यहाँ पर मैंने क्लोज लिखा है पेपर जाके लो अंकुश बेटा आप सभी कर रहे हो ना आप स्टार्ट कर रहे हो मैंने ना। आप बल्ब मैंने दोबारा से स्टार्ट कर बल्ब को डालने को मैंने फिर मैंने याद किया ट्रांसलेशन मैंने लिखा मीटर तो अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ खत्म हो जाएगा। तो चलिए पढ़ेंगे कोई बात नहीं कोई टाइम नहीं छोड़ करना नहीं है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर किसी भी ट्रायंगल का एक भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है देन ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। या मतलब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम है ऐसा नहीं एक बड़ा आई मीन सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो तो क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक कोई एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल और अगर कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वैसे बाय द वे मैंने एक्यूट और ऑब्ट्यूज में कंफ्यूजन ना हो इसलिए ट्रिक बताई थी ना। एक्यूट मतलब क्यूट मतलब छोटा तो ऑल एंगल्स आर 90 लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट। क्या एक्यूट मतलब क्यूट। ऑब्ट्यूज बड़ा सा है ना ऑब्ट्यूज सा। तो if a angle is greater than 90 degree एक भी एंगल greater than 90 डिग्री हो जाता है then the triangle is obtuse angle triangle। ठीक है फोर्थ वाले में क्या होगा मिलीमीटर को क्या है which question फोर्थ सेकंड फोर्थ इसका second fourth area of the room measured in mm नहीं बेटा mm में थोड़ी मिलीमीटर में होगा। हाँ mm में थोड़ी आएगा इतने अनंत उसका भी क्या है हाँ फिर तो होता है स्क्वायर में कुछ नहीं होगा। अच्छा सही है हाँ एरिया तो स्क्वायर में होगा मीटर स्क्वायर। मैंने स्क्वायर लिख के गलती कर दी। लेंथ मीटर में एरिया तो स्क्वायर मीटर होगा। नाम को देखा जाएगा नाम क्या सोचते हैं वो तो कर लेते हैं क्योंकि लेंथ तो मीटर में होगा कुछ आता ही नहीं। तो आप वो देख के आए हो लेकिन उसके बाद किसी का एग्जाम है उसके बाद हिंदी नाम पढ़ा इंग्लिश में ग्रामर में क्या क्या रहा तुम्हारा मेरे आएंगे ग्रामर में इंग्लिश में इंग्लिश में में तो 75 से वर्ब का नहीं है। रुको वो प्रोनाउंस आ रहे हैं और जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा कंजंक्शन और डायरेक्ट पैसिव राइटिंग
ठीक है बेटा देखो, अब आप ये देखो, आपको ये पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर दो एंगल दे दिए जाए तो तीसरा एंगल कैसे निकालोगे? इन दोनों का सम करोगे और 180 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही निकालना है बस। Which of the following cannot be the measure of the three angles of a triangle? इसने कहा है कि कौन सा एंगल के तीन एंगल नहीं होंगे, तो इन तीनों सबको सम करके देखोगे। अगर तीन का सम 180 डिग्री आ रहा है तो ये ट्रायंगल के एंगल है, अगर सम 180 डिग्री नहीं है तो ये ट्रायंगल के एंगल नहीं है, ठीक है, सिंपल। One of the two equal angles of an isosceles triangle may be 55 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया था? आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलेटन ट्रायंगल में डिफरेंस बताओ। मुझे पता है, जो पहला बता दूं मैं। हाँ सार्थक बताओ उसको, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, स्केलेटन ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिफरेंस। Isosceles triangle is a triangle which has only two sides which are equal. Equilateral triangle is a triangle which all sides are equal, and scalar triangle is a triangle in which no sides are equal. तो अगर एंगल्स दे दिए जाएं आइसोस्केलेस ट्रायंगल के, जो टू एंगल्स इक्वल है उनमें से एक एंगल मैंने दे दिया 55 डिग्री, देन फाइंड ऑल द एंगल्स, कुड यू फाइंड इट? और सेम में से एक 55 है। तो बेटा मैंने आपको ये समझा, गिव मी योर नोटबुक। मैम वन इज 90 and other one is 80 and 55। 80 क्यों होगा? 70 तो होगा बेटा। 55 10 plus 7। देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब मैंने हमेशा बताया था बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है, जो साइड्स का जो ऑपोजिट एंगल होता है ना, वो भी उन्हीं के रेस्पेक्ट में होता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये मैं आगे के लिए भी बता रही हूँ, बड़ी क्लासेस में भी काम आएगी। प्रॉपर्टी होती है, अगर मैंने ये दे दिया ना आपको, सपोज मैंने ये दे दिया कि ये वाला एंगल सबसे छोटा है और ये वाला इससे बड़ा है और ये वाला सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी और इसके सामने वाली साइड भी सबसे छोटी होगी, इसके सामने वाली साइड भी बीच की होगी, ठीक है, ओके। मतलब जैसे ये वाला छोटा है तो ये वाली साइड छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। मतलब अगर ये इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी। साइड्स अगर ये तीनों ट्रायंगल इक्वल, अगर तीनों एंगल इक्वल आ जाते तो तीनों साइड भी इक्वल होती, ठीक है। तो यानी जो इसके ऑपोजिट एंगल बनता है ना, वो साइड के रिस्पेक्ट में बनता है, साइड से इफेक्ट करती है वो, ठीक है। ये चीज थोड़ा लॉजिकली आई थिंक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। आगे अगर मैं आपको दे दूं कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो साइड का रेशियो, मतलब साइड में मुझे बताओ, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, बड़ी कौन सी होगी, उससे बड़ी कौन सी, अब आप लिख सकते हो आराम से, राइट, है ना। वन ऑफ द टू यहाँ इसने दे दिया कि दो इक्वल एंगल्स, यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल के दो इक्वल एंगल्स में से एक एंगल 55 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल 55 है, तो बेटा ये भी तो 55 होगा। और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? इसको जोड़ेंगे प्लस इसको जोड़ेंगे, इन दोनों के सम, यानी कितना आएगा? 55 प्लस 55 110, और 110 को 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ये कितना आ गया? 70 डिग्री। आया समझ में? कोई इशू तो नहीं है ना? स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके कर दिखाते जाओगे बेटा। चलो आज इंग्लिश पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि ये कुछ चीज को ना क्वालिफाई कर रहा है, उसकी कोई किसी क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे रामा रन्स एक सिंपल फॉर्म हो गई, लेकिन क्विकली, तेजी से, यानी रन कर रहा है वो, लेकिन कैसा? धीमा तेज,
कैसा, ये मतलब ये बहुत तेज, तो इसने क्या कर दिया, क्विकली। अगर यहाँ पे इसको रनिंग को कौन क्वालिफाई कर रहा है, क्विकली। रन कैसा कर रहा है वो, क्विकली। अगर यहाँ पे रामन रन्स लिखा हुआ होता तो हमें पता नहीं चलता कि वो धीमे भाग रहा है कि तेज भाग रहा है। हाँ, वो सिर्फ दौड़ रहा है, आपने ये बता दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ बता दिया आपने तेज दौड़ रहा है, यानी दौड़ने को भी क्वालिफाई कर दिया कि तेज दौड़ रहा है। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, देखो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, ठीक है, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब, यानी उसकी भी विशेषता बताता है। विशेषण हिंदी में कहते हैं, है ना, हिंदी में विशेषण सुना है ना। विशेषण क्या होता है, नहीं विशेषण कुछ और बोलते हैं हिंदी में, विशेषण ही बोलते हैं। आई श्योर, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो, मीठा आम है। देखो मैंगो को भी डिफाइन कर दिया स्वीट से, स्वीट को मतलब मैंगो की तो बता दी, मैंगो इज ए नाउन, ठीक है। इसकी क्वालिटी बता दी स्वीट, कैसा मैंगो है, मीठा। लेकिन क्वालिटी को भी डिफाइन कर दिया, बहुत मीठा, कम मीठा, ज्यादा मीठा, बहुत मीठा, बहुत मीठा, राइट। तो दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, वो पढ़ता है क्लियरली, लेकिन क्वाइट क्लियरली, थोड़ा क्लियरली पढ़ता है वो, थोड़ा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तीनों सेंटेंस को मैंने डिफाइन ही कर दिया, इसमें से कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडवर्ब्स मॉडिफाई फ्रेजेस, बेटा कोई एक पूरी फ्रेज होती है ना, उसको भी मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। शी वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम, वो उसके पास, शी वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम, उसके बिसाइड में, क्लोज में बैठी हुई थी, ठीक है। ये हाँ पास में, मतलब बिल्कुल नियर अबाउट में, एक तो उधर साइड में बैठी हुई थी, एक उसका पास में बैठी हुई थी, क्लोज में बैठी हुई थी, ठीक है। सो एट व्हाट आवर इज द सन राइट अबाउट अस, अबाउट राइट अबाउट अस, अबाउट अस मतलब हमारे ऊपर एक फ्रेज हो गया, फ्रेज फॉर्म हो गई ना, तो किस टाइम पे हमारा जस्ट ऊपर होगा सन, करेक्ट, बिल्कुल, राइट अबाउट अस, एक तो होता है हमारे ऊपर होगा अबाउट अस, एक होता है राइट अबाउट अस, बिल्कुल हमारे ऊपर होगा, है ना, वो जो बिल्कुल को डिफाइन मतलब ऊपर है, हमारे ऊपर है, ठीक है। राइट अबाउट अस बिल्कुल हमारे ऊपर होगा, है ना। तो ये हमारा फ्रेज को डिफाइन कर। हैव यू रीड ऑल थ्रू दिस बुक, हैव यू रीड ऑल, तुमने पूरा तुमने ये बुक पढ़ ली, पूरी की पूरी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया इस बुक में से, डिफरेंस समझ में आया, तुमने ये बुक पढ़ लिया और सब कुछ पढ़ लिया, ऊपर से क्वेश्चन भी है, ठीक है। शी हैज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, वो शी हैज ड्रेस्ड इन पिंक, हम कह सकते हैं वो ड्रेस्ड हुई पिंक कलर में, मतलब हम कह सकते हैं तो पूरी की पूरी, ऑल इन पिंक, पूरी की पूरी डिफाइन कर दिया ना उसने, ठीक है। he paid his debts down to the last penny, उसने अपने डेब्ट्स, he paid his debts down to the last penny, एक सिक्के तक उसने अपने डेब्ट्स को, ठीक है, लास्ट पेनी मतलब एक तो डेब्ट्स पे कर दिया, एक बिल्कुल ही एक सिक्का तक उसने लौटा दिया, ठीक है, मतलब चवन्नी लास्ट पेनी, उसने वो पे तो कर दिया लेकिन अभी पता नहीं चला, पता नहीं चला, उसने उसका एक एक पैसा दे चुका है उसे, हाँ। जितना उसने लिया था सब, और बस पॉइंट 0, इसका कहने का मतलब है कि इसको डिफाइन कर देता है, एक तो मैं कह रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, एक एक है पूरा का पूरा पढ़ाया, ठीक है, तो ये डिफाइन कर दिया। लोन के तौर पे काइंड ऑफ एडवर्ब्स कितने तरीके के होते हैं, कल मैंने आपको बताया था, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ये सारे के सारे होते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या होगी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यहाँ पे देखो कुछ टाइम इन्होंने डिफाइन कर दिया, जैसे बिफोर, नाउ, लेटली, डेली, ऑलरेडी, वंस, फॉर्मरली, पहले, लेट, अगो, सून, यस्टरडे, नेवर, सीन, ये सब टाइम को डिफाइन करते हैं ना, कि उसने पहले काम किया, अभी किया, लेट किया, डेली करता, ऑलरेडी, वंस, फॉर्मरली,
लेट, एगो, सून, यस्टरडे, नेवर, सीन, ये सब किसको डिफाइन कर रहे हैं? टाइम को। तो ये क्या है यहाँ पे? विच शोज व्हेन, कब किया, कब का जब आंसर मिलता हो तो क्या आंसर आता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। which show when, ये काम I have heard this, कब? before, when, before। क्वेश्चन करो यहाँ, क्वेश्चन क्या, जब आपके बुक में भी आएगा तो क्वेश्चन करो, क्या किसका आंसर दे रहा है? वो when का आंसर दे रहा है, तो टाइम, ठीक है। हाँ, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जब क्वेश्चन होता हो हाउ ऑफन, कितना होता है, जैसे हम बैग में तो पास्ट की नहीं करते, वो टाइम की करते हैं। हाँ, मैंने पास्ट कब बोला? किसी ने नहीं बोला, एडवर्ब ऑफ टाइम बोला, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितना, मतलब यूजुअली कितना, हाउ ऑफन, कितना, कितना, हाउ ऑफन का जो आंसर देता हो वो क्या होती है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, यानी ट्वाइस इन ए वीक, वंस इन ए वीक, ऑफन, इस तरीके से सेल्डम, कभी नहीं, वंस, ये कितना, कितनी बार, लाइक आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा, 2 बार कहा, कितनी बार? हाउ ऑफन, 2 टाइम्स, ट्वाइस, ट्वाइस। अरे बेटा कर लिया, उसकी शादी है, उसकी है, उसकी है तबीयत खराब, उसकी मम्मा बोली तो तुम्हें भी छुट्टी कर लो, मुझे नहीं करनी। फिर द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, दोबारा कहा, ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वो ज्यादातर अनप्रिपेयर्ड आता है एग्जाम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसका क्वेश्चन आंसर देता है? हाउ ऑफन का। व्हेन का आंसर कौन देता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। आंसर दो, सॉरी बैठो। व्हेन का आंसर कौन देता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ ऑफन का आंसर कौन देता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें तो विच शोज वेयर, वेयर का आंसर कौन देता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वही प्लेस, वेयर का आंसर देता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्टैंड हियर का, स्टैंड में कहूँ खड़े हो, कहाँ? हियर। वेयर? हियर। ही लुक्ड, कहाँ? वेयर? अप। माय ब्रदर इज, मेरा ब्रदर है कहाँ? आउट। कम, कहाँ? इन। वॉक, कहाँ? बैकवर्ड। वेयर? बैकवर्ड। फॉरवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, आई मीन कुछ भी, राइट। तो इन सब का आंसर कौन देता है? वेयर। वेयर का आंसर देता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर देता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। हाँ, व्हेन। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? ऑफन। हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ प्लेस? वेयर। ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स मुझे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आया। कितना, मतलब हाउ ऑफन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर टाइम, कितनी बार? कितनी बार पास जाता है? अच्छा, उसमें कितनी बार? हाउ मेनी टाइम? एक बार जाता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर विच शोज हाउ, कैसे, और इन व्हाट मैनर, या किस तरीके से, कैसे या किस तरीके से हुआ। तो ये क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। गोविंद रीड्स, ये क्या चल रहा है? गोविंद पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? क्लियरली, ठीक है। द चाइल्ड स्लेप्ट, so child slept soundly. He should not slowly and sadly we laid him down. कैसे लेके गए? किस तरीके से लेके गए? Slowly and sadly. I was agreeably disappointed. किस तरीके से? How? कैसे? Agreeably. ठीक है, agreeably. The boy works hard. ठीक है। The sick fought bravely. In what manner? Bravely. हाँ? हाँ, ठीक है, आप समझ में आया? मैनर, इन व्हाट मैनर, किस तरीके से किया, कैसे किया, या किस तरीके से हुआ। इसका आंसर कौन देता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, डिग्री और क्वांटिटी, ये हमारा कितना, ठीक है। और इन व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक हुआ, ठीक है।
He was too careless. कितना careless है? Too. How much? How much का आंसर कौन दे रहा है? Too. I am fully prepared. कितने prepared है? Fully. तो इसका आंसर कौन दे? किसका आंसर दे रहा है? How much का. तो क्या हुआ? Adverb of degree या quantity. नंबर में भी आ जाएगा तो हाँ. You are quite wrong. तुम थोड़ा सा wrong हो. थोड़ा सा कितना? थोड़ा. I am rather busy. ठीक है? What extent तक कितना busy थे? Rather busy. ठीक है? What extent तक आप busy थे? Rather busy. He is as tall as Ram. कितना है? How much? राम जितना है. ठीक है? इसका आंसर कौन देता है? How much का और what extent या कितने in what degree? Adverbs of degree और quantity. Adverbs of affirmation and negation. इसमें कोई आंसर क्वेश्चन नहीं है. ठीक है? Surely you are mistaken. Surely तुमसे गलती हुई थी. Affirmation है. मतलब I am sure. मैं sure हूँ. एक्सेप्टेंस कोई चीज की ऑर्डर देना या कोई एक्सेप्टेंस करना या ठीक है. आई डू नॉट नो हिम. मैं उसे नहीं. या तो नेगेशन वाला अगर आता है तो या सहमति देना, एफर्मेशन देना, एक्सेप्टेंस करना. ठीक है. हाँ एग्री करना. दैट इज. ठीक है. ही सर्टेनली वेंट. ये किस में आते हैं? या नेगेटिव. आई डोंट नो हिम. आई नेवर गो देयर ना. तो ये सब किस में आ जाएंगे? I never read this. हाँ तो नेगेशन में आ जाएंगे या अफर्मेशन में. एडवर्ब्स ऑफ रीजन जहाँ किसी को रीजन दिया गया हो. ही इज हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज. ही देयरफॉर लेफ्ट. इसलिए वो हैंस देयरफॉर ये रीजन हो गए. इसलिए वो अनेबल है चार्ज को रिफ्यूट कर रहा है. या ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल. इसलिए उसने वो छोड़ देगा स्कूल को. एडवर्ब्स ऑफ मैनर जनरली यही यूज होते हैं. अच्छा मतलब आपको वैसे दिखाई भी दे रहे हैं यहाँ पे. ही साइंस डिलाइटफुली. ये क्या आ गया? मैनर में. कैसे उसने साइन किया? इन व्हाट मैनर? डिलाइटफुली. यहाँ पे देखो डिलाइटफुली का ही एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में आ जाएगा. द वेदर इज डिलाइटफुली कूल. कैसा है? डिलाइटफुली कूल. तो हाउ मच? डिलाइटफुली. कैसा था? यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री वो मैनर में आ जाएगा. ठीक है. डोंट गो फार. देखो दोनों में डिफरेंस है. यहाँ प्लेस के लिए आ जाएगा. कहाँ? फार दूर. ही इज फार बेटर. थोड़ा. यहाँ फार का मतलब थोड़ा. तो ये थोड़ा क्या है? डिग्री को बताता है. कितना बेटर है? फार बेटर है ना. इसलिए थोड़ा बेटर है. अब ये एक्सरसाइज आ जाती है. नाउ डू यू एक्सरसाइज. क्या करना है? In the following sentences, pick out the adverbs and tell what each modified. Adverb इनमें से आपको ढूंढना है. ठीक है. और आपको बताना है कि कौन सा adverb है. ठीक है. Tell whether the modified word is a verb. क्या ये verb है? An adjective or an adverb. ठीक है. Classify each adverb as an adverb of time. बताना है कि adverb of time है, adverb of place है, कि adverb of manner है, कि degree है, कौन सा adverb है. ठीक है. ये आपको क्लासिफाई करना है. नाउ स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज. पहले अपनी कॉपी में लिखो, फिर एक एक को पूरा अच्छे से डिफाइन करना, उसको अंडरलाइन करना. हाँ जी पूरे सेंटेंसेस. हम कितने? 45. पढ़िए सेंटेंसेस. 45 into 10 कर दो. 450 छोड़ लेते हैं. उसको into 10 कर दो. 4,500 लेटर. वेरी नाइस. तुम बताओ बेटा दोनों. तुम वहाँ ना कहाँ जाके बैठे हो अक्षर? हमारे घर में मैम से 5 शीट लेगी साइंस के एग्जाम. उतना पीछे क्यों? यहाँ जगह नहीं थी? आप मुझे किधर हो जा सकते हो का? क्या? सब सीट लेने का. हमारा क्या यार? सारी चलो तुम लोग यहाँ पे बैठो. मम्मा दिख भी नहीं रहा. वो आज का बर्थडे है ना. मम्मा अभी थोड़ा ब्लर हो गया था. मम्मा मम्मा आलू के लिए झूमर नहीं, फिर वो लगा भी दिया वहाँ पे. तो ये उसके लिए थोड़ी ना हो गया मैम. उसके लिए मतलब उसके बर्थडे पे सरप्राइज. मैम. ये तो हमारा घर को शिफ्ट कर दिया उन्होंने अपने. हमें मम्मा भूल गया आज आरजू का बर्थडे है. आई नो दैट.
मम्मा दक्ष भी अभी भी नहीं आ रहे। दक्ष इधर बैठो बेटा, आ जाओ इधर इधर। दक्ष इधर आ जाओ, खड़े होके खिसक के नहीं आना। कॉपी मम्मा कॉपी दिख रही थी बस। अभी बेटा आपके हो गए, कोई इशू तो नहीं है? बड़ा हो गया। हाँ तो हम लोग अच्छे लग रहे हैं। अभी ना 100% कर देगा तो उससे लिख नहीं पाया कि मैंने तो स्ट्रेच बना हुआ है। ये गिलास में पानी लेके आया, कल मैंने डाला फिर यार नॉर्मल। भाई एक मिनट मुझे फोन दे दे, चलो वीडियो ऑफ करके। मेरी मम्मा बेटा तुम दोनों को कोई इशू है? डाउट तो नहीं है? इशू तो नहीं है? हो रहा है ठीक से? अपनी इंग्लिश की बुक निकाल के ट्रायंगल फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ ट्रायंगल सॉरी आई बोल। अगेन मैं वर्ड में बताना पड़ेगा। हाँ वर्ड में तो लाइन जल्दी जाइए। आप तो नहीं समझना। मैं तो जाइए। ओए आसी देख, हम नहीं बड़े जल्दी से मैम कर लिया मैम। लाइन नहीं हो? यहाँ पर तो लाइन करेंगे। हाँ जैसे मैंने किया प्लीज मैटर है ना। पता है। मैम ट्रायंगल लेकिन बाद में नहीं समझ में आता ना, तो यहाँ पे किया करो थोड़ा सा। अरे प्लीज ट्रायंगल इसलिए देखो ना ट्रायंगल त्रिभुज पेंटागन क्यों कहते हैं? पेंट की आई ना क्या तो मैं समझ नहीं ट्राई नहीं है। कितना अगेन इज टू The rose is very लिख रही है कुछ and he is too so कल से नाम लिखता हूँ बुलाना सोच कितना मिनट कर दिया cut length SHY cut length कट इट लेंथवाइज। कैसे काटना है? लेंथवाइज। मैम ये इज ट्रू है मैडम हो गए टू हाउ मैं ये कह रही हूँ पापा नहीं समझ में आता, थोड़े थोड़े शब्द भी देख लिया करो पीछे, ठीक है? जितने भी शब्द आए करें हमने पढ़ाया था तू। टाइम ही इज ट्रू सार शायद तो मैनर हो गया ना। शायद तो मैंने शायद नहीं है ना, मुझे टू है। अक्सू मतलब सार का मतलब क्या होता है? टू तो सीधा ऐड हो। अक्सू चार का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ तो टू ही एडवर्ब भी तो बताना है इसमें। अब वाई एडवर्ब भी तो बताना है। क्यों क्यों इसमें ही आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा, तो टू होगा शायद नहीं। ठीक है? वो कितना शायद है? हाउ कैसा है? कितना शायद है? टू शायद है, ठीक है? व्हाट मैनर, किस मैनर तक शायद है? टू शायद है। टू एडवर्ब ऑफ मैनर। हाँ तो उसमें क्या लगा? एक करना है। तुम्हारा बताओ बेटा बच्चों। आंसर भी लिखना है? नहीं मतलब मैं तो कुछ और लिख रहा हूं ना कि इतने से एक्सप्रेस करिए बट आज जो क्वेश्चन है फर्स्ट करना मैम हमें फर्स्ट एक्सरसाइज करना था सेकंड करना है। अब तो सुनाई दे रहा फर्स्ट कंप्लीट करो पहले। खरीदो सोच रहा मैं ऐसा करूंगा तो खरीद लेंगे। गूगल पे सबमिट करता है। एग्जाम्स आ रहे हैं? नहीं बट मैं ना मैं पहले होती है अभी हमारे अभी तुम्हारी हिंदी में है? पाठ्यक्रम सेटिंग का गूगल पे सर्च करने का टाइम सच में मैं पूछ हाँ तो मैंने एग्जाम्स तो है? मैं एग्जाम तो मैं और जब खत्म लेटर मार्टिन खोलते हैं ना गूगल पे मैं एक मार्क्स तो यूं लिखना सॉल्यूशन मिल
मैम देखो हम बना 1 मार्च को तो यूटी खत्म है। और सॉल्यूशन डालो क्वेश्चन सिस्टम मैम अब ट्यूसडे वाले यूटी चल रहे हैं। बताइए यूटी नहीं हुए अभी तुम्हारे? मैं भी यूटी नहीं हुए। मैं वो 31 तारीख से यूटी है 1 मार्च तक के। हम 2 शैडो डिग्री एडवर्ब को डिग्री तुम्हारा हाफ ईयरली अब नहीं हुआ है तो फाइनल तो होंगे अगले साल। फाइनल अप्रैल के आसपास हो गए। यूटी लास्ट यूटी। अच्छा मैं वेरिएबल इनके टीटी टूनी वाले फाइनल होने वाले हैं। फाइनल होने वाले वेरिएबल अरे भाई यार तो फाइनल खत्म। पहले मार्क कर लो उसके बाद देखो। आज डेट क्या हो रही है? पहले मार्क क्वेश्चंस लिख लो उसके बाद पीछे से साथ साथ देखना है कि क्वेश्चन पीछे नहीं पड़ रहा है। आपको डिफरेंशिएट समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है? अक्षु पहले क्वेश्चंस लिख लो फटाफट, क्वेश्चन नहीं लिख रहा बाद में करना आंसर। वी रोज वेरी अर्ली। क्या पहले वो होगा बगले की सो ग्लैड। दक्ष मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी नींद कैसे उठ जाती है? 2 महीने क्या है? 2 महीने एक साथ एक बर्ड एक साथ सेटअप कर आपका कौन आया? लव स्टूडियो निश्चल तो गए अभी मैं ऊपर से। एक बात कहूँ अरे कोई दिखा रही हूँ पहले कितनी कर ये मुझे दिखाएंगे तो अदिति यहाँ से लग रहा है तो बात में निकाल लिया होगा जब तक उसके बाद तो वो रिएक्शन नहीं करता तो बोले जब तक इसे बंद नहीं कर दो तब तक कुछ पढ़ानी है, फालतू में एडिटिंग करनी पड़ेगी इसमें। बंद कर दीजिए। नहीं मैम प्लीज मत कर। क्यों नहीं करना? क्योंकि बैसाखी जो बैठे थे क्या स्टार्ट ओके लिखो अभी तक मुझे आई विल सेंड यू मैं अगर मैं सेंड करूंगा ये कैसे कर लेगी? तो होगा ना। मैं 2 साल मैम अगर मैं सेंड करूंगा ये कैसे कर लेगी? तो मैं सेंड कितना? हाउ मच? 2 हाउ मच सर? 2 सर मैम 8th स्टूडेंट 8th क्लास में Regular reflection and diffuse reflection of light. In regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. यहाँ पे आपको देखो दिख रहे हैं वीडियो में, लेकिन इसमें से दिखाई जाएंगी। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलल बीम होती है वन डायरेक्शन में, है ना? पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। इन दिस केस पैरेलल इंसिडेंट के तो आपको दे रखा होगा। हाँ, रेगुलर और ये कहाँ से लिख रहा है? ये पैरेलल हो रही है एक ही डायरेक्शन में, इधर की तरफ ना। लेकिन यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मल्टीपल डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे क्या है कि जो सरफेस है वो स्मूथ होती है,
तो वो जब उसको पे इंसिडेंट आएगा तो एक तरफ जाके टकरा के जाएगी, यहाँ सरफेस स्मूथ नहीं होती, रफ सरफेस होती है, तो वो एक कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, चारों तरफ फैलेगा ना, तो इसलिए वो पैरेलल नहीं होगी। तो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। वो रिफ्लेक्ट होती है पैरेलल बीम की तरह ही एक डायरेक्शन में, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। Regular reflection of light occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror, यहीं पे होता है, और highly polished metal surface वगैरह पे जो होता है, तुमने पेज में देखा होगा जो बहुत अच्छे से पॉलिश होते हैं, उनपे easily reflection हो पाता है ना। For example, when a parallel beam of light falls on the smooth surface of a plane mirror, it is reflected as a parallel beam in only one direction as shown in figure 9. Thus, a plane mirror produces regular reflection of light. हमेशा regular reflection को produce करता है। हालांकि इसमें और कुछ नहीं है पढ़ाने वाला। ये पॉलिश मेटल होता है, स्टिल वाटर सरफेस होती है, ये भी पैरेलल देती है, और वाटर सरफेस ऑफ पॉन्ड और लेक, एक पॉलिश वुडन टेबल, जो भी पॉलिश वाली स्मूथ वाली सरफेस होंगी वो हमेशा पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट प्रोड्यूस करेगी। द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। All the particles of a smooth surface are facing in one direction. Actually स्मूथ है, सारे के सारे पार्टिकल्स का जो एंगल बनता है ना वो एक ही डायरेक्शन में फेस करके बनता है, और जो स्मूथ नहीं है, एक इधर है एक इधर है एक इधर है, तो मतलब यहाँ पे जो टकराएगी वो इधर की तरफ जाएगी ना, और जो यहाँ पे टकराएगी वो इधर की तरफ जाएगी, यहाँ पे एक आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसी वजह से क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर द सेम, ये दोनों सेम होते हैं, बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड एज ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इन वन डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होती है। In diffusion reflection, a parallel beam of incident light is reflected in different directions. जो डिफ्यूजन, यहाँ तो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन था जिसमें एक ही डायरेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। और यहाँ पे इन डिफ्यूजन पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस। In this case, the parallel incident rays do not remain parallel after reflection. ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहते हैं, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहते हैं। They are scattered in different directions, में वो अलग अलग scattered हो जाते हैं। The diffuse reflection is also known as irregular reflection or scattering. इसको irregular reflection या scattering भी कहा जाता है diffuse reflection को, क्योंकि इसमें regularity नहीं है, ठीक है। The diffuse reflection of light takes place from rough surface like that of paper, cardboard, chalk, table, chair, walls and unpolished metal surface. किसी भी rough surface पे diffusion होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कोई भी आप ले लो, शीट ऑफ पेपर, इसमें भी डिफ्यूज होगा क्योंकि ये भी स्मूथ नहीं है, और प्रोड्यूस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नो इमेजेस फॉर्म, कोई इमेज फॉर्म होती है नहीं होगी। यहाँ पे जो शाइनिंग होते हैं, जो स्मूथ है, वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है ना। कई बार आपको जब हमारी बहुत स्मूथ सरफेस हो जाती है नीचे फर्श की, टाइल्स की, तो वहाँ पे भी अपनी इमेज फॉर्म दिखाई देती है, लेकिन मिट्टी पे कभी होगी ही नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे स्मूथनेस नहीं है। So no image is formed in diffuse reflection of light. For example, a rough surface does not produce an image of the object due to diffuse reflection of light. Actually, the light rays falling on the rough surface of paper are scattered in all directions, hence no image is formed. क्योंकि ये जो light rays हैं, ये सारी की सारी लाइट रेज आती तो पैरेलल ही है, इंसिडेंट रेज तो पैरेलल होती है, लेकिन ये डिफ्यूज हो जाती है ऑल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं जाती। The diffuse reflection of light from a rough surface can be explained as follows. The particles of a rough surface सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शंस में उनकी फेस होती है, तो जब उन पे टकराती है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे बैक होती है अलग अलग डायरेक्शंस में। Since the angle of incidence and the angle of reflection are different, इनके angle of incidence और angle of reflection different है, the parallel rays of light falling on a rough surface go in different directions, ठीक है। The diffuse reflection of light is not due to failure of the laws of reflection. इसकी वजह से नहीं है वो। Diffuse reflection is caused by the roughness.
यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेलियर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज सही से मतलब जो हमने रिफ्लेक्शन का लॉ दिया था वो फॉलो नहीं करते हैं, नहीं, ये रफनेस की वजह से हो रहा है, ठीक है, इरेगुलरिटीज की वजह से हो रहा है। सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट इवन ऑन द रफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे भी तो वैलिड है, मान लो ये है तो यहाँ पे भी वैलिड है ना, यहाँ से बना, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पे वैलिड है वो इतने से एरिया के लिए, है ना। ये अब पूरी हम इसको सरफेस को ऐसे नहीं मानेंगे ना, फिर जब ये इस पे टकराया तो ये सरफेस उस टाइम ऐसे इंक्लूड की गई, इसलिए ये हुआ तो सही, वैलिड हुआ, लेकिन वो छोटे से एरिया के लिए, पूरी सरफेस के लिए नहीं, ठीक है। The surfaces of most of the objects are rough to some extent। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स की surfaces रफ होती हैं कुछ मतलब काफी हद तक। So most of the objects are around us cause diffuse reflection of light and scatter the light falling on them in all direction। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करती है, जिसकी वजह से जो उन पे लाइट फॉल हो रही है वो चारों डायरेक्शंस में, सारी डायरेक्शंस में मतलब फैलती है, जिसकी वजह से उस पे इमेज फॉर्म नहीं होती। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स की सरफेस रफ होती है। In fact, we can see these objects only because they scatter light rays falling on them in all direction। हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं क्योंकि ये जो लाइट रेज इनके ऊपर गिरती हैं, वो जो स्कैटर हो रही हैं, वो सारी डायरेक्शंस में स्कैटर हो रही हैं। For example, a book lying on a table can be seen from all parts of the room। चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसा तो नहीं वो आप आगे से देख सकते हो, आप चारों तरफ से देख सकते हो ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना, ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। सो द सरफेस ऑफ बुक बीइंग रफ स्कैटर्स द इंसिडेंट लाइट इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए रूम। बाहर बैठ जाते दरवाजे में जाके, रोज कुछ को नहीं दिखाते हैं। Hence the book can be seen from all parts of the room। इस cinema screen surface होती है। So the cinema screen receives light from a film projector से इस पे light receive होती है and उसको scatter करती है सारी डायरेक्शन में। इसकी वजह से जहाँ पे भी सिनेमा हॉल में लोग बैठे हुए हैं सबको वो इमेज दिख पाती है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे समझा When an object is placed in front of a plane mirror, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है, its image is formed in the plane mirror, इसकी इमेज फॉर्म हो जाती है प्लेन मिरर में। We can locate the image of an object in a plane mirror by using the laws of reflection of light। हम उसकी जो इमेज है उसको लोकेट कर सकते हैं किसके थ्रू, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So this can be done as follows। कैसे होगा, सपोज स्मॉल ऑब्जेक्ट ए आपने यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट आपने लिया जिसे पिन है, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, यहाँ पे आपने रख दिया, ठीक है। एन इमेज ऑफ दिस और पॉइंट ऑब्जेक्ट विल बी फाउंड इन द प्लेन मिरर। हुज देयर? हाँ जी, we can find out the position of image of this object in the plane mirror by drawing a ray diagram। ड्रॉ करके हम इसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, इसकी पोजीशन इसमें कहाँ बनेगी, ठीक है। we take two diverging rays, हमने ले ली दो OA and OB, दो अलग अलग डाइवर्ज यानी अलग अलग फैलने वाली जो एक दूसरे से अलग हो रही हैं, ऐसी रेस हमने ले ली, ठीक है। कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए से वो आ रही है। द रेज OA and OB आर इंसिडेंट रेज which strikes the mirror at point A and B by making different angles of incidence। ये देखो, ये यहाँ पे I1 बना रही है इंसिडेंट रे, ये वाली I2 बना रही है, एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2। The first incident ray OA is reflected by the mirror at point A, ये A पे रिफ्लेक्टेड हो रही है, goes in the direction AX। I am so glad to hear you to and so AX is the first reflected ray and AY is second, BY is the second reflected ray। The two reflected rays, ये हम इसको कंसीडर करके चलते हैं, ये हमने अज्यूम किया है which we cannot meet in front of a mirror। ये सामने तो नहीं मिल रही है ना कहीं भी,
ये कहाँ में जूम करें, मिरर के पीछे कहीं मिल रही होगी ना। तो AX एंड BY बैकवर्ड्स बाय डॉटेड लाइन हमने उनको मिला दिया, तो जहाँ पे जाके ये मिल रही हैं यहाँ पे इसकी इमेज होगी, ठीक है। और प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, so when we look into the plane mirror, जब इसमें देखेंगे from an angle the reflected rays AX and BY enter our eye, the reflected, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें इमेज कहाँ दिखाई दी, appear to be coming from, अभी बचेगी बेटा, from point I behind the mirror हमें दिखाई दी। so point I is the, आप अपने तब तक डायग्राम वो करो, पिक्चर बनाओ तब तक, अभी हाफ एन आवर बाकी है। सो दरवाजे के बाहर ही बैठ जाना था इसको। कटेड लेंथवाइज क्वांटिटी लेंथवाइज कैसे काटना है, हाउ। सो पॉइंट आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O, है ना। Since the reflected ray of light do not actually meet at the image, इसको मिल एक्चुअली मिल तो नहीं रही है ना, but only appear to do so, हमें दिखती है जैसे वो मिल रही है। So say that virtual image, ये एक्चुअल में तो नहीं, रियल तो नहीं मिल रही है, तो रियल मिल रही होती तो रियल इमेज होती। अब इसको इमेजिनरी हमने डॉटेड लाइन से मिलाया है, तो दीज आर वर्चुअल रेज, तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। सो ये वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको मिरर में दिखाई देती है बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। Characteristics of image formed by a plane mirror, the image formed by a plane mirror is virtual होती है, एक तो अनरियल होती है, मतलब रियल नहीं होती, और बिहाइंड द मिरर के पीछे कहीं बन रही होती है, हमें दिखाई नहीं देती। मिरर के पीछे अगर आप स्क्रीन लगाओगे तो क्या आपको कहीं दिखाई देगी, स्क्रीन पे आएगी, नहीं आएगी। So the image formed in a plane mirror is the same distance behind the mirror as the object in front of it, ये मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है, उतनी ही, लेकिन वर्चुअली बनती है, ठीक है। The image formed in a plane mirror is of the same size as the object, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की बनती है। The image formed by a plane mirror is erect, erect होती है ऐसे, left hand side, left side, right? The image is a plane mirror is laterally inverted, erect होती है, inverted होती है। We have studied the characteristics laterally inverted, left right, that is. Here we will explain the various characteristics of an image formed by a plane mirror briefly. We say that the image formed by a plane mirror is virtual, हमने कह दिया, यानी इसका मतलब स्क्रीन पे ये नहीं लाई जा सकती, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर हम बिहाइंड द प्लेन मिरर, ये तो आपको पता चल गया कि आगे बनती है, ठीक है, और सेम डिस्टेंस, ये इसको डिस्क्राइब किया, डायमेंशन ऑफ इमेज जितनी सामने रखी होगी उतनी बनेगी, उतनी डिटेल है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इसने डिफाइन किया है। एंड ये आपकी हो गई ये रिवर्स वाली कैरेक्टरिस्टिक, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। एंड द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज द सेम साइड एंड लेटरल इन्वर्जन, बस फॉर एग्जांपल laterally inverted, sideways reversed होती है, we say that laterally inverted होती है, that is neither bigger ना छोटी होती है, same होती है, और erect होती है, same side ऊपर साइड होता है, जैसे इधर साइड नीचे होता है। अब मैं इसके बाद बेटा जो आप वो Start. sanitation and disease. Sanitation and disease. Sanitation means to create hygienic environment around us. इसे हमने करा दिया. Okay.
ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल का हम और क्या क्या अरेंजमेंट देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सैनिटेशन and prevent waterborne diseases, low cost on-site sewage disposal systems are being encouraged। उनको encourage किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जो कम कॉस्ट में बनते हैं, जो हमारे एक्चुअल में जो बनाए जा सकते हैं वाटरबोर्न डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। फॉर दोज पीपल हु डू नॉट हैव सीवरेज फैसिलिटीज, जिनके पास सीवरेज फैसिलिटीज नहीं है उन लोगों के लिए। सो द एग्जांपल्स ऑफ ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स फॉर ह्यूमन वेस्ट आर सेप्टिक टैंक, जनरली जो नीचे बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड, सेप्टिक टैंक, कंपोस्टिंग पिट्स, गड्ढा करके जो कंपोस्टिंग पिट्स बनाए जाते हैं, एंड केमिकल टॉयलेट्स, ये बनाए जा रहे हैं। सो दीज आर द अरेंजमेंट्स फॉर द हाइजीनिक डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट का हाइजीनिक डिस्पोजल के अरेंजमेंट है। Septic tanks and composting pits are called on-site sewage facility। इनको on-site sewage facility कहा जाता है because they treat the sewage close to the place where it is generated। जहाँ पे वो बन रहा है वहीं पे सेप्टिक टैंक बना दिया, तो उस पर ज़्यादा लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बीच का जो डिस्टेंस वाला एरिया है जिसको मेंटेन करना जरूरी हो जाता है वो खत्म हो जाता है, तो वहीं पे सेप्टिक टैंक बना दिया है तो वहीं पे वो मेंटेन हो जाता है। We will now discuss all the alternative arrangements for the disposal of human waste briefly। हम human waste के disposal के alternative arrangements देखेंगे। नंबर 1 सेप्टिक टैंक्स, सबसे पहला, ठीक है, सबने देखे होंगे, सबके घर में जनरली बने होते हैं टॉयलेट्स के लिए यूज के लिए सेप्टिक टैंक्स बने होते हैं। ए सेप्टिक टैंक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए बिग कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक होता है, गड्ढे बनाते हैं नीचे टैंक बनाते हैं, मेड ऑफ कंक्रीट हैविंग एन इनलेट पाइप, उसके अंदर जाने का भी होता है, एंड एन आउटलेट पाइप एट द अदर एंड, दूसरी तरफ आउटलेट पाइप होता है। द टॉयलेट सीट इज कनेक्टेड टू द इनलेट पाइप ऑफ द सेप्टिक टैंक। The human excreta from the toilet seat enters into the septic tank through the inlet pipe। जो human excreta होता है वो septic tank में टॉयलेट सीट के थ्रू होते हुए एंटर होता है सेप्टिक टैंक के अंदर। The solid part of excreta keeps on collecting at the bottom। जो solid part है उसका वो बॉटम में जमा होता रहता है of the septic tank in the form of sludge की फॉर्म में। Whereas watery waste remains above it। जो पानी वाले वेस्ट होता है वो उसके ऊपर रह जाता है। The anaerobic bacteria breaks down most of the solid organic matter present in the human excreta, due to which the volume of solid waste is reduced too much। जो anaerobic bacteria होते हैं वो जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा का, उसको डिस्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा कलेक्ट नहीं होता, कम हो जाता है उसका अमाउंट। सो द डाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट कीप्स ऑन डिपॉजिटिंग एट द बॉटम ऑफ सेप्टिक टैंक। जो डाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है वो डिपॉजिट होता रहता है सेप्टिक टैंक के बॉटम में। द वाटरी वेस्ट इज ऑलवेज क्लीन बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। जो वाटरी वेस्ट होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू क्लीन होता है। द एक्सेस वाटर गोज आउट ऑफ द सेप्टिक टैंक से बाहर निकल जाता है थ्रू द आउटलेट पाइप एंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल, और मिट्टी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सेप्टिक टैंक आर सुटेबल फॉर दोज प्लेसेस वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम। जहाँ पे प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है उनके लिए सेप्टिक टैंक सुटेबल है। सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग टॉयलेट फैसिलिटीज टू सिंगल हाउस। के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए सेप्टिक टैंक। ए क्लस्टर ऑफ 4 or 5 हाउसेज एंड अदर आइसोलेटेड बिल्डिंग्स में भी सेप्टिक टैंक्स बनते हैं। A septic tank works for a fairly long time after which it has to be cleaned। लंबे टाइम तक काम करने के बाद इसको क्लीन करना पड़ता है। In our villages, biogas is produced from cattle dung का जो हमारा गोबर होता है उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है गाँव में। The human waste और human excreta can also be used in a biogas। इसको भी बायोगैस में यूज किया जा सकता है, बायोगैस प्लांट for making biogas बनाने के लिए। So in many villages, human excreta from the toilet seats in the homes flows directly into biogas plant। कुछ गाँव में जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो बायोगैस प्लांट में चला जाता है। क्या हाउ मच का आंसर कितना दे रहा है? काफी। बेटा सिर्फ क्वेश्चन एनालाइज करने की कोशिश किया करो, ठीक है?
through covered drains. The biogas produced is used as a fuel. जो biogas इनसे produce होती है वो use होती है as a fuel. Thus the use of human excreta in biogas plants is another way of safe disposal. जो ह्यूमन एक्सक्रीटा का बायोगैस प्लांट में यूज करना ये सेफ डिस्पोजल का दूसरा तरीका है ह्यूमन वेस्ट का। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा सेप्टिक टैंक्स, अब हम पढ़ेंगे कंपोस्टिंग पिट्स। कंपोस्टिंग पिट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंपोस्टिंग टॉयलेट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। कंपोस्टिंग टॉयलेट्स इज ए सेल्फ कंटेन्ड ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल यूनिट जिसमें खुद में उसी में डिस्पोज हो जाता है, ऐसी यूनिट है। इज नॉट कनेक्टेड टू ए सीवर लाइन से ये कनेक्टेड नहीं है या सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड नहीं है। कंपोस्टिंग टॉयलेट्स ब्रेक्स डाउन एंड डिहाइड्रेट्स ह्यूमन वेस्ट टू ए कंपोस्ट। जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसमें से उसको डिहाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेट करना मतलब पानी का निकाल देना, और उसको कंपोस्ट बना देता है विच कैन बी एडेड टू सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। जो मिट्टी में ऐड कर दिया जाता है। हाँ तो इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर लो ना पहले, तो 1/3 में, सॉरी उसका जो 2 साल तक का तो जो रेट दे रखा है वही रेट आएगा, लेकिन 4 मंथ्स का 1/3 हो जाएगा उसका रेट, जिसको मिट्टी को भी फर्टाइल बना देता है। ठीक है। एक कंपोस्टिंग टॉयलेट कंसिस्ट ऑफ टॉयलेट सीट उसके अंदर होती है जो फिक्स होती है उसके टॉप पे कंपोस्टिंग चैम्बर के, एंड विच इज फर्दर कनेक्टेड टू ए ड्राइंग चैम्बर से जो कनेक्टेड होती है। मैंने जो बताया वो डिहाइड्रेट होता है यानी पानी उसमें से निकल जाता है। द कंपोस्टिंग चैम्बर ब्रेक्स डाउन क्या होता है? The composting chamber breaks down the human excreta with the help of anaerobic microorganisms की हेल्प से। जहाँ तक आई थिंक मैं जो वर्ड होते हैं तो तुम्हें बताती रहती हूँ, तुम याद रखते हैं तो मैं यूज करती हूँ फिर से। And converts it into a compost। और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कंपोस्ट में। The drying chamber allows the moisture to escape from compost। ये जो ड्राइंग चैम्बर, जो सुखाने वाला चैम्बर है उसमें से वो मॉइस्चर को अलाउ कर देता है निकलना फ्रॉम कंपोस्ट एंड मेक इट सॉलिड, उसको सॉलिड बना देता है। सो दिस सॉलिड कंपोस्ट इज रिमूव्ड पीरियडिकली। ये टाइम टू टाइम इसको रिमूव कर दिया जाता है एंड यूज्ड एज ए मैन्यूर की तरह यूज कर दिया जाता है। द कंपोस्टिंग टॉयलेट्स आर यूज्ड वेयर द वाटर सप्लाई इज लिमिटेड और नॉट अवेलेबल एट ऑल। जहाँ पे पानी सही से वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं है ठीक से या लिमिटेड है वहाँ पे कोई बात नहीं, आपकी वॉइस रिकॉर्ड होती है। Commerce borrowed 26,000 from the bank to buy school at a rate of 15। बेटे देखो 2 साल तक के रेट आपने पहले 1 साल का निकाला वो 15% पर है, फिर जो वैल्यू आएगी उसका फिर 15% पर है, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 15 नहीं होगा तो 5% होगा क्योंकि 4 3 जा 12 तो 5 3 जा 15 तो 5% होगा। या फिर आप 2 साल तक का उसके रेट से निकाल लो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, फिर उस पे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से रेट कर देना 5%। क्या कर रही है कहाँ है इसका अभी नहीं दूध पी लो जाओ देख लो एक बार जाओ क्या हो देख लेती हूँ कि मम्मा गली में ये पूरा खुला है, अब कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा। ऑन द पोर्टेबल टॉयलेट। पोर्टेबल क्या होता है बेटा? जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है उसको कहते हैं टॉयलेट। ठीक है, तो जितने और पोर्टेबल टॉयलेट्स होते हैं वो केमिकल टॉयलेट्स होते हैं। दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Chemical toilets are used to construction sites, construction sites पे यूज होते हैं and at large outdoor gatherings such as music festivals वगैरह में, मैरिजेस में यहाँ पे केमिकल टॉयलेट्स का यूज किया जाता है। इवन आप एरोप्लेन वगैरह की बात करोगे वहाँ पे भी यूज किया जाता है। पोर्टेबल केमिकल टॉयलेट्स आर हाउएवर नॉट लो कॉस्ट टॉयलेट नहीं होते, बहुत महंगे पड़ते हैं। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट इन द वर्मी क्या हुआ
ठीक है, कहानी पढ़ लो। In the vermi-processing toilet, the human excreta is treated by earthworms in a pit. पिट गड्ढे में ही earthworms उसको ट्रीट करते हैं, यानी उसको डिकम्पोज कर देते हैं earthworms. The earthworms gradually eat up, खा लेते हैं all the organic matter present in human excreta में जितना प्रेजेंट होता है. मम्मा के जितना खुला रहता है उतना खुला नहीं है, थोड़ा सा खुला है. ठीक है, जाके देख लो जाओ. अदिति पार्क में है क्या? ठीक है. तो अदिति पार्क में होती है. Decompose it and pass out from their body in the form of worm casting. उसको डिकम्पोज कर देते हैं and worm casting की फॉर्म में अपनी बॉडी से इसको पास आउट कर देते हैं. The vermi cakes are a kind of high quality manure होता है, जो वर्मी का जो एक्सक्रीटा होता है, which can be added to soil for growing plants, जो मिट्टी में मिलाया जा सकता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. The vermi processing toilet is a low water use toilet for the safe processing of human waste. ये यहाँ पे भी कम पानी का यूज किया जाता है ह्यूमन वेस्ट की सेफ प्रोसेसिंग में. A design of the vermi process toilet has been tested successfully in India. में टेस्ट हो चुका है. Toilets in aeroplanes. The aeroplanes have special type of toilet जिन्हें कहते हैं vacuum toilets. So the human excreta in an aeroplane disposed of through vacuum toilets के through ही disposed होता है. When we flush the toilet in an aeroplane, then a valve opens in a pipeline में एक valve open हो जाता है, which has vacuum inside, जिसके अंदर vacuum होता है. ठीक है. The vacuum in the pipeline sucks the human excreta from the toilet seat with a great pressure से उसको suck कर लेता है, making a loud noise करते हुए, and carries it into a tank on board the aeroplane. ये इसके टैंक में ले जाता है. So when the aeroplane lands at an airport, जब वो लैंड करता है, then the tank containing all the human excreta is emptied into a sewer line में उसको खाली कर दिया जाता है in the ground through connecting pipes. From the above discussion, we conclude that it is possible to have safe disposal of human waste or human excreta through low cost. ये possible है कि कम खर्चे में ही उसको safely dispose किया जा सके. On-site sewage disposal systems such as septic tanks, composting pits, or vermi processing toilets. So at those places where underground sewage system is not available, जहाँ पे underground sewage system नहीं मिलता है, these low-cost on-site sewage disposal methods can be adopted. इनको अडॉप्ट किया जाता है. कौन कौन से हैं बेटा? वर्मी कंपोस्टिंग, हाँ, सेप्टिक टैंक एंड कंपोस्टिंग पिट्स. हाँ, अदिति ने खेली लेकिन साधना की नाम खेल लिया. जाओ खेल लो जाओ. आराध्या अपने पापा के साथ बॉल के साथ. आज मम्मा घर में हमारे साथ तक की मम्मा घर पे है तो वो आराम से वीडियो देख पाएगी. She arrived few minutes ago. She arrived few minutes ago. तो ये वो हो जाएगा टाइम एंड वो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ago. बेटा ये नंबर्स में आएगा. Arrived few और टू है. few. few She arrived few minutes ago. टाइम फ्रीक्वेंसी में तो होगा few. टाइम She was dressed all in black. She was dressed ऑल किस में आता है? पूरा का पूरा. quantity. So safe disposal of waste possible है and methods can be adopted for the safe disposal of waste. Preventive contamination छोड़ो. This will save the people from many waterborne diseases. से लोगों को बचा सकता है. अब आगे निकालो इंग्लिश. English.
आज पेपर था नहीं है? तुम्हारे किस चीज का है बेटा? साइंस आते हो कब हाँ थर्सडे मेरा तो नहीं और कल तो छुट्टी है परसों और मंडे मंडे में साइंस मंडे की स्पीच बनी है सीधे थर्सडे सीधा साइंस का है तो एक एक चैप्टर का टेस्ट भी लाना शुरू कर देना ठीक है कल तक की छुट्टी है। मुझे पता नहीं था कल कौन शिफ्ट रखी है और मैं Sunday फास्ट भी। रखती हूँ तो नाउ आई एम प्लानिंग फास्ट होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। छुट्टी हुई Your match is 5 minutes too fast. Your match is 5 minutes too fast. Represent the two numbers. 5 minutes and 2. आते हैं दोनों भी आते हैं क्या? हमारे में एडवर्ब भी था ना मेरे में तो पंक्चुएशन इंडक्शन फ्रेजेस एंड क्लोजेस सेंटेंसेस वॉइस लेटर ऑन वॉइस पंक्चुएशन क्या हुआ फीवर हो गया? इवन नहीं हुआ इसे आज पार्टी में देख लो आज इसकी बहन का बर्थडे अच्छा बर्थडे है तो बहन ले जाऊंगा और गुब्बारे प्रिपरेशन हो गई नहीं जाऊं प्रिपरेशन हो गई बस जाऊंगा किसकी एलएससी की हाँ उसमें तो दो तीन चैप्टर आ रहे हैं बेटा आपका जो ये वाला है ना ये प्रैक्टिस का जो है ये वाला एडवर्ब का सारा सेशन भी रिलीज है सोनी कर दी ठीक है उसके लिए उसके लिए ठीक है एग्जाम्पल ठीक है तुम्हारे ये है काइंड्स ऑफ फ्रेजेस तुम्हारा कौन सा आ रहा है ग्रामर में बेटा वॉइस डिटरमाइनर तो पहले हो गया जाओ पंक्चुएशन तबीयत खराब है तो क्या कर सकते हो बेटा कहीं भी नहीं हो रहा इधर छुके देख ले कहीं भी नहीं हो रहा सार्थक ने बताया है कहीं भी नहीं हो रहा है सार्थक बुखार हो रहा है इससे याद अगर हम ले होगा चिट्टा तुम्हारे शक्ल से तो नहीं लग रहा बेटा मुझे जुकाम आ रहा है जुकाम भी हो रहा है जुकाम आ रहा है जुकाम भी हो रहा है जुकाम भी हो रहा है तो कहीं ना जाओ जाओ उसने शक्ल बना ली थी बीमार वाली जब मैंने कहने शक्ल तो नहीं बता रही बैठो जब मैंने कितने मैं शक्ल सब पेपर में मैं मैथ्स कर रहा हूँ कल की छुट्टी हो जाएगी छुट्टी नहीं है कल की छुट्टी छुट्टी नहीं है भाई बैठो कल यार संडे है सैटरडे है सैटरडे हाँ तो अभी संडे है ना पूरा तो आ जाओ इधर फटाफट अच्छा तुम्हारा काइंड्स ऑफ फ्रेजेस नहीं है एक काम करो फिर कल पूरे के पूरे मैथ्स का एक बार टेस्ट हो जाएगा पूरे सिलेबस का इधर बैठ जाओ फिर भी तो बैठ जाओ तो ले आएगा तो सही नहीं कोई बात नहीं इधर बैठो करो आई ना आप अपने आप को इधर बैठो काइंड्स ऑफ फ्रेजेस कितने तरीके के फ्रेजेस होते हैं यू हैव लर्न दैट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस एक पूरा का पूरा जो सेंस बनाता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस तो which of these two will be out of these words did you notice that the group of words which sound incomplete do not have a verb जो इनकम्प्लीट होता है उसके अंदर वर्ब नहीं होती तो उसे हम कहते हैं फ्रेज फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस ओनली व्हेन इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस
ये पूरा सेंस बनाता है कब, जब ये किसी सेंटेंस का पार्ट होता है। ए फ्रेज डज नॉट कंटेन ए फाइनाइट वर्ड, इसके अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ड नहीं होती। यूज दीज फ्रेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। जैसे कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, आप इनका सेंटेंस बना सकते हो। ऑन द ब्लैक बोर्ड, राइट ऑन द ब्लैक, आप पूरा सेंटेंस बना सकते हो इसमें कुछ ऐड करके ना, तभी तो बना सकते हो। हाँ, थ्रू द विंडो, सम टाइम एगो, ही विजिट सम टाइम्स एगो, है ना। द ओपन डोर, ओपन फॉर हर चिल्ड्रन, सब ये सारे फ्रेज हैं। टुवर्ड्स द डोर, नॉट सो इजी, टू द शॉप, इन द स्विमिंग पूल, in the shadow, rest in the shadow, मतलब सारे सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पे। if you think the highlighted group of words in each of these sentences is a phrase, ये क्या है, in this place, ये एक phrase है। we have purchased a house, हमने एक घर खरीदा, in this place, in this place एक यहाँ पे phrase है। जरा लाइट ऑन कर लो उधर से, कोई बात नहीं। चलो करते हैं। किमारा वेयर योर शूज, बेटा ऊपर रखे हुए हैं आपके शूज पहन के, ऊपर से क्रॉक्स नहीं पहन लेना, शूज पहन के जाना। नहीं अभी क्यों बोला? he did it in a hurry, किया जल्दी में, so that was an act of bravery। act of bravery यहाँ पे phrase है, in a hurry ये phrase है, playing golf is his hobby, playing golf एक phrase है, if you wish ये एक phrase है, I shall accompany you, be careful, drive with caution एक phrase है, the bus will reach in a short while is एक phrase है, the coward attacked the office violently, इसमें the coward attack, in a brave manner, soldiers fought in a brave manner, in a brave manner एक phrase है, my little brother loves listening to stories ये phrase है। ये आपको देखना है, you must carry garments made of wool, देखो in a brave manner ये एक phrase है, in a short while, the coward attack, क्या ये एक phrase है? नहीं ना। in a brave manner, yes, listening to stories made of wool एक phrase है, quite warm today, no, the child standing near the gate is wearing a coat made of silk एक phrase है, that is not a phrase, ठीक ही करोगे। the chair that is placed by the window is an antique piece, big phrase है, we need a basketball coach with some years of experience, no, act of bravery, इसमें से आप टिक करोगे, ठीक है, कौन कौन से आप खुद से करोगे दोबारा से, इनको वो करके। There are three kinds of phrases, एक तो noun phrase होते हैं, adjective phrase, adverb phrase, तीन तरीके के होते हैं। Noun phrase, read the sentence, to win the competition is my dearest wish, competition को जीतना मेरी dearest wish है। तो यहाँ पे जो to win the competition, क्या dearest wish है? To win the competition, ये एज ए नाउन काम कर रहा है ना यहाँ पे। आई ट्राई टू गेट इट राइट, उसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करने की, गेट इट राइट। योर वार्निंग हिम वाज नेसेसरी, उसके जो तुम्हारी वार्निंग थी उसके लिए वो जरूरी थी, ठीक है। समटाइम्स वी नीड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू स्पीक अबाउट ए पर्सन और थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में बोलने के लिए हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत होती है। तो ये होता है नाउन फ्रेज, जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर वो एज ए नाउन प्रेडिक्ट करता है वो फ्रेज, तो उस फ्रेज को कहते हैं हम नाउन फ्रेज। व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस, अगर वो नाउन का काम करता है तो हम उस फ्रेज को कहेंगे नाउन फ्रेज। ए नाउन फ्रेज कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा था, इन टू विन द कॉम्पिटिशन इज माई डियरेस्ट फ्रेंड, लेकिन आई ट्राई टू गेट इट राइट, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसको ठीक करने की, ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा था, ठीक है। तो ये एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। स्टैंडिंग इन द रेन इज नॉट ए गुड आइडिया, स्टैंडिंग इन द रेन, बारिश में खड़े होना, इज नॉट ए गुड आइडिया, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। ही डिसलाइक्स बीइंग सरप्राइज, सरप्राइज होने के बाद भी ही डिसलाइक्स बीइंग सरप्राइज, सरप्राइज होना उसे पसंद नहीं है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। अभी आपको ये एक्सरसाइज खुद से करो और पहले क्वेश्चंस लिखो, बाद में ये फिल करना है, इसमें से देखना नहीं, ठीक है? जाओ बैठ जाओ, ठीक है, सीधा करके इसको जाओ। फिर आपको कराना पॉलिटिक्स कहाँ बैठ रहे हो बेटा? आर्यन ने आपको यहीं बैठने के लिए बोला है, उनका तो टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है इसलिए वो गए वहाँ पे। ठीक है, मैं आपको कल चेक करूँगी आपकी वाली, ठीक है? हाँ नहीं बैठ नहीं बैठ जाओ हमसे कोई इशू नहीं, बेटा इसको ठीक कर देना, इसको ठीक कर देना। अरे आप इतना उधर क्यों बैठे जाके? इधर आ जाओ आराम से, मैं देखती भी रहूँगी क्या कर रहे हो। मेरे बैठ What is the structure of courts in India? Courts का structure क्या होता है इंडिया में? There are 3 different levels of courts in our country. 3 अलग-अलग तरीके के, district level, state level यानी high court, by without supreme court. ठीक है, 3 तरीके। तो there are 3 different levels of courts in our country. There are civil courts at the lower level, while there is only one at the apex level. ठीक है, lower level पे बहुत सारी होती है, apex level पे एक ही होती है। एपेक्स मतलब चोट, ऊंचाई, चोटी, सबसे बड़ी एपेक्स कई मीनिंग होते हैं। The courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts. जो हमारे जिससे ज़्यादातर लोग इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर केसेस होते हैं, that is district court और subordinate. By बेटा, these are usually at the district और तहसील लेवल पे होती हैं, और in towns they hear many kinds of cases. बहुत सारे तरीके के केसेस इनमें सुने जाते हैं। Each state is divided into districts, आपको पता है, that are presided over by a district judge, जहाँ पे प्रिसाइड कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज। Each state has a high court, हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होता है, which is the highest court of the state, जो स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट होती है। At the top is the Supreme Court that is located in New Delhi. हमारा जो टॉप मोस्ट कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ लोकेटेड है ये? न्यू दिल्ली में। And is presided over by the Chief Justice of India. ठीक है, इसको हेड कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया है तो बाकी कोर्ट्स के डिसीजन, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे ऊपर है, वो सबसे ज़्यादा बाइंडेड है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हो गया, नहीं। ठीक है। Are these different levels of courts connected to each other? Yes, they are. क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? हाँ, वो हैं। In India, we have an integrated judicial system. हमारे इंडिया में एक इंटीग्रेटेड यानी अलग से पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, पॉलिटिक्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से, अलग से है। ठीक है। Are binding on the lower courts, मतलब decision made by higher courts are binding on the meaning that the decision made by higher courts are binding on the lower court. जो भी डिसीजन हायर कोर्ट लेती है वो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडेड है, मतलब उन्हें लागू करने पड़ेंगे, उन्हीं के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. आप कैसे अपील कर सकते हो, सिस्टम को समझ के आप समझ सकते हैं कि क्या है इंटीग्रेशन का मतलब। This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. अगर किसी इंसान को लगता है कि जो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो उसके साथ न्यायपूर्ण नहीं है, जस्ट नहीं है, तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। ठीक है।
Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case, यानी हमने एक केस को देखते हुए हम इसको समझते हैं। पहले तक ये देखो, हाई कोर्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसीज में एस्टैब्लिश हुई थी, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। 1862 में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966 में आई थी। Currently there are 25 high courts while many states have their own high court. पंजाब एंड हरियाणा शेयर एक कॉमन हाई कोर्ट होती है दोनों की, एंड एट कहाँ पे, चंडीगढ़ पे। एंड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, उनकी भी कॉमन हाई कोर्ट होती है। कहाँ पे है वो, गुवाहाटी में। सो आंध्र प्रदेश, अमरावती एंड तेलंगाना जो हैदराबाद वाला एरिया है, हैज सेपरेट हाई कोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से। आंध्र प्रदेश यहाँ का और हैदराबाद का अलग अलग हाई कोर्ट हुआ। Some high courts have benches in other parts of the state for greater accessibility, यानी जैसे हमारे लखनऊ में तो कहीं और भी उसकी बेंचेस हो सके, जैसे यूपी का लखनऊ में हो गया। Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case. वो है state यानी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। इन दोनों के बीच में केस को हम पढ़ते हैं यहाँ पे, उससे हमें समझ में आएगा। From the lower courts to the Supreme Court. In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal से उनकी शादी हुई 20 साल की, and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their family. अपने भाइयों के साथ और उनकी फैमिली के साथ वो दिल्ली में रह रहे थे। On 2 December 1980, Sudha died in hospital due to burns. जलने की वजह से सुधा हॉस्पिटल में मर जाती हैं। हर फैमिली फाइल ए केस इन कोर्ट, उसकी फैमिली कोर्ट में एक केस फाइल करती है। व्हेन दिस केस वाज हियर्ड इन ट्रायल कोर्ट, जब ये केस सुना गया था ट्रायल कोर्ट में, 4 of her neighbors were called in as witness, 4 नेबर्स को, उसके नेबर्स को एज ए विटनेस बुलाया गया। They state that on the night of December 1, they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. वो ये स्टेट करते हैं, वो बताते हैं कि 1 दिसंबर को उन्होंने सुधा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी एंड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट, और उसमें वो उनके वहाँ लक्ष्मण के फ्लैट में जाने की कोशिश करते हैं। देयर दे सो सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स, वहाँ पे वो देखते हैं सुधा वहाँ पे उसकी साड़ी में आग लगी हुई थी और वो खड़ी थी। सो दे एक्सटिंग्विश द फायर, वो फायर को आग को बुझाते हैं बाय रैपिंग, उसे लपेट के। सुधा इन ए गनी बैग विद ए ब्लैंकेट, एक बोरे के साथ लपेट के और ब्लैंकेट के साथ। सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड पोर्ड केरोसिन ऑयल ऑन हर, उसकी जो मदर इन लॉ है शकुंतला, उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल दिया, वो उसको बताती है। एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर, उसके हस्बैंड ने आग लगा दी। During the trial, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws. जब ट्रायल के दौरान ये उसके नेबर्स ने बताया कि उसकी उसके जो इन-लॉज थे वो उसको टॉर्चर करते थे, एंड दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश, वो पैसा और ज़्यादा मांग रहे थे, एक स्कूटर एंड ए फ्रीज ऑन द फर्स्ट बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड, उसके पहले बच्चे के जन्म पे। As part of their defense, Lakshman and his mother state that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. वो लक्ष्मण की माँ कहती है कि जब वो दूध गर्म कर रही थी तो एक्सीडेंटली उसकी साड़ी में आग लग गई, अपनी डिफेंस में वो कहती है। On the basis of this and other evidence, the trial court convicted लक्ष्मण यहाँ पे convicted हुआ, so his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death, तीनों को डेथ तक की सजा सुनाती है। In November 1983, the 3 accused went to the High Court to appeal against this verdict of the trial court, की इस verdict के against High Court जाते हैं तीनों verdict। The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers के arguments सुनने के बाद, decided that Sudha had died due to an accident fire caused by the kerosene stove, में एक्सीडेंट फायर की वजह से मरी थी, वो डिसीजन सुनाते हैं। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र acquitted, वो निर्दोष है। So you may remember the photo essay on the women's movement in your class 7th book. You read about how in 1980s women's group across the country spoke out against dowry death. कैसे उसमें डाउरी से रिलेटेड डेथ के बारे में बताया जाता है।
They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं कि इसमें जो जस्टिस है उसका फेलियर हो रहा है। देखो यहाँ पे तो फेलियर हो गया ना, चैप्टर 5 women change the world. The above High Court judgment deeply troubled women, and they held demonstration and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court. जब हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया तो इससे औरतों को नुकसान मतलब ट्रबल हुई, वो परेशान हुई, एंड उन्होंने एक सेपरेट अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डाली थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स के थ्रू। ठीक है, सो इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्वाइटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 members ऑफ हिज फैमिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना, फिर द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स की आर्ग्यूमेंट सुनी and reached a decision that was different from that of the High Court. एक दूसरे डिसीजन पे पहुंची जो हाई कोर्ट से अलग था। They found Lakshman and his mother guilty and acquitted the brother-in-law Subhas because they did not have enough evidence against him. उन्होंने उसके brother-in-law को तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी मदर लक्ष्मण गिल्टी हुए क्योंकि उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं थे। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज्ड टू प्रिजन फॉर लाइफ। उन्होंने फिर एक्यूज्ड को जिंदगी भर की सजा सुनाने का डिसाइड किया। द सब यहाँ से देखो, द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज मोर कॉमनली नोन बाय मैनी डिफरेंट नेम्स, अलग-अलग जाना जाता है। These include the trial court और the court of district जज भी कहा जाता है, एडिशनल सेशन जज भी कहा जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सिविल जज, इसके नाम से भी कुछ जाना जाता है। तो आज के लिए बस में काफी है।